नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर कोदंडराम, जिनका एक बड़ा योगदान और बड़े नायक के तौर पर उभरे थे अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना के संघर्ष के दौरान। आज तेलंगाना जन समिति के नाम से वो पार्टी को भी लीड कर रहे हैं और कई संदर्भ में उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं, उनके जवाब जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो तेलंगाना आंदोलन की बात करेंगे। जितना संघर्ष आपने किया, स्ट्रगल किया, जो उम्मीद थी, जो एस्पिरेशन था कि तेलंगाना बनने के बाद ये कुछ हासिल होगा, क्या वाकई वो सब मिला? अभी ऐसा नहीं हुआ। हम सब लोग, लेकिन मैं अकेला नहीं था, सब लोग हम मिलकर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए थे और जॉइंट एक्शन कमेटी का स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। लेकिन उसका तो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुकों में भी उसका एक ब्रांचेस बना। हर जगह, हर गांव में, हर ऑफिस में लोग इकट्ठा होकर के एक संघर्ष किए। तो ये संघर्ष के वजह से ही तेलंगाना आज बन गया। सारी लोग मिलकर एक साथ जुड़कर काम किए तो तेलंगाना बन गए। लेकिन बनने के बाद हमारा जो उम्मीद था वो पूरा नहीं हुआ। हम सब लोगों को तेलंगाना एक 3 डिमांड्स था हमारा। वैसे तो एक पानी का था, जो कृष्णा और गोदावरी नदी ये रियासत से जाते हैं, तो इसका पानी 7% इसका जो कैचमेंट एरिया है वो तेलंगाना में है। तो इसका अगर हमारा जो जितना भी उसमें हिस्सा मिलना है वो हिस्सा एक हासिल करने का, और उस पानी को सही इस्तेमाल करके यहाँ की जो ड्राई एग्रीकल्चर करते रहते हैं, यहाँ सूखा हुआ एरियास है, वो सूखा हुआ एरियास को पानी देने का एक हमारा इरादा था। दूसरा, सब लोग यही चाह रहे थे कि सब लोगों को कुछ ना कुछ काम मिलना। बेरोजगार कोई मिटाना है, बेरोजगार को काम दिलाना, जो सरकारी दफ्तरों में जो खाली है उसको जल्द से जल्द भर्ती करना है। कैलेंडर की इश्यू करके, एक कैलेंडर के जरिए सब लोगों को एग्जाम्स करके अपॉइंटमेंट लेटर देना, ये हमारा था डिमांड। तीसरा जो है, पैसा हमारा है लेकिन यहाँ खर्चा नहीं होता था। ये सारी की सारी पैसा आंध्रा की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता था। तो हमने ये सोचा अगर तेलंगाना बन गया तो ये पैसा सही इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अभी जो तेलंगाना का जो बहुत सारे लोन उठा के, कर्जा उठा के तेलंगाना सरकार चलाने लगे। इतनी खर्चा की कोई कर्जा के लिए कोई ज़रूरी नहीं था। अगर ये जो है रकम उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे हालात नहीं होता था। लेकिन सरकार ने सही इस्तेमाल नहीं किए। कुछ पैसा जाकर के 1-2 प्रोजेक्ट्स पे के ऊपर खर्च किए और उसके लिए लोन उठाना पड़ा, और लोन लाया तो अब लोन वो पेमेंट के लिए हर साल कुछ ना कम से कम 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो ये प्लानिंग सही नहीं है और इसके वजह से सरकार एक नुकसान में है। अभी पैसा नहीं है, पैसों के वजह से ज़मीन बेचने लगे। सरकारी दफ्तरों में जो काम करते हैं, टीचर हो, ऑफिसर हो या नहीं कोई कर्मचारी हो, उनके लिए तो अभी सरकार सही वक्त पे तनख्वाह देने के लायक भी नहीं है। और तनख्वाह देने के लिए हमेशा हर स्टेट में 1 तारीख को तो तनख्वाह मिलता है, 1 तारीख को, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी यहाँ हालात इतना खराब है कि 8, 9, 10 तारीख के बाद ही तनख्वाह मिलता है। ये कभी नहीं हुआ, पिछले आंध्र प्रदेश में भी नहीं हुआ, कई राष्ट्र में भी ऐसे हम देखते हैं तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है हालात। तो उतना बुरी हालत है फाइनेंसेस को लेकर के। तो ये इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि जब सरकार हमारा रहेंगे तो हम जाके बातचीत कर सकते हैं, जो भी डिमांड्स है सरकार के सामने रख सकते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल हल करने के लिए रास्ता ढूंढेंगे सरकार, ये उम्मीद था। लेकिन अभी ये तो एकदम ऑटोक्रेटिक सरकार चल रहा है। कोई बात करने के लिए कोई ऑफिसर के पास जाएंगे, कोई मिनिस्टर के पास जाएंगे, वो जवाब तो एक ही रहेंगे।
हम ये बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे और जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर आपको जवाब देंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर मिलता नहीं, ना मिनिस्टर से मिलता, ना एमएलए से मिलता, ना आम आदमी से मिलता। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ ना कुछ समय आम आदमी के मिलने के लिए निकालते हैं, लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर किसी से नहीं मिलता। अगर हम जाकर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, ऑफिस में कुछ लेटर देना चाहते हैं तो वहां जाने के बाद गिरफ्तार कर देते हैं। कोई लेटर वहां लेने वाले नहीं है, गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कई वक्त ऐसा हुआ जो लोग गए उनके ऊपर केसेस भी लगाए। वहां जाना ही एक कानूनी खिलाफ हो गया। तो जो जाना चाहते हैं उन लोगों को वहीं पे गिरफ्तार करके उनके ऊपर केसेस भी लगा रहे। तो ये हालत है। यहाँ कोई जमहूरियत की उसकी आचरण तो नहीं होता है, कोई उसका जमहूरियत की पाबंदी तो नहीं है। तो कोई मीटिंग करना है तो परमिशन नहीं देते, कोई अगर धरना करना चाह रहे तो कोई जगह ही नहीं है। हाईकोर्ट की जजमेंट के वजह से आज धरना चौक बच गया, वरना वो कोई धरना करने का जगह भी नहीं है। तो ऐसा हालत है। तो ये अभी तो ये हमारा जमहूरियत को बचाना हमारा फर्ज बन गया। ये जमहूरियत को बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मिलकर हम सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यही है हालात। आपको गिरफ्तार करते, केसेस लगाते, फोन टैपिंग करते, कोई कुछ बात आवाम तक पहुंचाने के लिए मौका भी नहीं देते। पेपर्स के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए पाबंदी रखते हैं। तो कोई अगर न्यूज़ सरकार नहीं चाहते हैं तो वो न्यूज़ उस पेपर में नहीं आएगा। अगर कोई पेपर उसको पब्लिश किए तो उनके ऊपर उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते। ऐसे कई पेपर्स है, उनको एक पैसा भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता, हालांकि उसका सर्कुलेशन अच्छा है, फिर भी उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो भी क्रिटिसाइज करते हैं उनका भी वहाँ अखबार में उनके लिए भी जगह मिलता है। सर, तेलंगाना आंदोलन में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेता के तौर पर उभरे तो कोदंडराम साहब का नाम लिया जाता है और केसीआर साहब का भी नाम लिया जाता है। आप दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया, जाहिर तौर पर एक मित्रवत संबंध भी रहा होगा। आखिर किस तरह की परिस्थितियां आई कि सरकार यानी केसीआर को व्यक्तिगत तौर पर आपसे रंजिश निकालनी पड़ रही है? वो गुस्सा तो कोई पर्सनल ऐसा कोई हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है। हम एक साथ जुड़कर काम किए। उन्हें आके मुझे बोला भी आप एमएलए एमपी कॉन्टेस्ट कीजिए, अगर जीत गए तो आप दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी काम हम निभाना पड़ेगा। तो लेकिन हमने बोला हम तो कोई सियासी एक पोजीशन के लिए तो काम नहीं किए। बिल्कुल, ये हर कोई समझता है। कभी भी हम नहीं चाहते थे। हमने बोला हम तो रहेंगे ऐसे ही, लेकिन जब आवाम और आपके बीच एक ब्रिज बनकर हम आवाम की जो भी इश्यूज है, मसाइल है, जो भी उनकी तकलीफ है आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। हमें बस उतना मौका दिए तो बस है, लेकिन अभी ये बात सरकार को पसंद नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने राजनीतिक विरोध शुरू किया तो उधर से रिएक्शन शुरू हो गया। सर, हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था किस तरीके से रात में पुलिस दरवाजा तोड़ती है। हाल के दिनों में हाउस अरेस्ट कर लिया गया दिन भर आपके लिए। तो ये सारी परिस्थितियां जब लगती है और सरकार और पुलिस और पूरा तंत्र अगर आपके अगेंस्ट है, फोन टैपिंग हो रही है, तो कहीं डर लगता है प्रोफेसर साहब को? नहीं, कभी डरने का तो कोई नहीं है। जिंदगी तो ऐसा कोई किसी का भी हमेशा तो नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा सारे लोगों का जो अभी आया तो जाना ही पड़ेगा, तो कोई डर नहीं है। तो ये जो सच है और जो बोलना आवाम की फायदे के लिए अगर बात कहना है तो कहेंगे, तो इसमें एक कदम भी पीछे हटने की बात सवाल नहीं उठता है। तो हमारा काम हम जरूर करेंगे। हमारा काम है आवाम की तकलीफ सरकार को बताना,
तो हमारा इसी के लिए तो तेलंगाना लाए थे। तो तेलंगाना में जिम्मेदारी उठाए तो तेलंगाना के बाद उसको छोड़ना तो कोई सही बात नहीं होता। तो हमारा काम जारी है अभी। बिल्कुल। तो प्रोफेसर कोदंडराम का यही चरित्र है। उन्होंने एक सामाजिक मूवमेंट को हवा दी थी और उसमें सफल भी हुए। उनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के लिहाज से उन्हें राजनीति में उतरना पड़ रहा है। नई पार्टी बनाई उन्होंने। सर, एक चीज और अहम सवाल है, मौजूदा परिस्थितियों में बहुत सारे नेता ये मानते हैं कि एंटी बीआरएस फोरम अगर बनता है या बनाया जाना चाहिए इस इलेक्शन में, तो कोदंडराम साहब को ही लीड करना चाहिए उसमें। क्या आप वाकई तैयार हैं इसके लिए? जैसा आपने बोला, तो ये सरकार को मुकाबला करना है तो हम पार्टी बनाना पड़ा, तो पार्टी बन गए तेलंगाना जनसमिति। हम अभी भी कोशिश करेंगे। दो स्तर पर एक लोग आवाम एक साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। एक जो है जितने भी संगठन है, जो गैर सियासी संगठन है, एक साथ जुड़ना, नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ जुड़कर सब लोग एक जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चलाना ज़रूरी है। दूसरा जो है, पार्टीज पे भी, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस ऑटोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ते हैं, बहुत सालों से जो लड़ाई में शामिल है, ये सारी लोग अगर एक बन गए तो और भी अच्छा रहेंगे। यहाँ हमारा ये कोशिश तो जारी है। एक जो संगठन तो एक साथ जुड़कर एक तेलंगाना पीपुल्स जेएसी बना दिए, बहुत हम खुशी की बात है। वो एक माहौल, वो एक डेवलपमेंट हो गया। और दूसरा जो पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करने का काम है, ये थोड़ा हल्लू से आगे बढ़ रहा है। तो इतना जितना जल्द होना चाहिए उतना जल्द ये काम नहीं हो रहा। तो कुछ उम्मीद है, जरूर हम इसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद के साथ काम तो आगे बढ़ रहा है। हमारा कोशिश भी जारी है अभी भी। तो आशा है तो जल्दी से जल्दी कुछ इसका भी फल निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल सर, आप डिटरमिन्ड है कि सरकार के खिलाफ जो पॉलिटिकल विरोध है उसको जारी रखेंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से भी बहुत तरह के कुचक्र अपनाए जाते हैं, बहुत तरह की एट्रॉसिटीज जिसकी आपने चर्चा की, उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट जानना चाहेंगे। कितने केसेस अब तक सरकार ने फाइल करवा दिए आपके अगेंस्ट में, या किस तरह की एट्रॉसिटी अभी भी जारी है व्यक्तिगत तौर पर आपके पार्टी वर्कर्स के खिलाफ? हम तो 15-20 बार अरेस्ट किए थे जी, लेकिन उसमें एक मजेदार एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। तो एक बार हमें निजामाबाद जा रहा था, तो वहाँ पे किसानों का आंदोलन था पानी के लिए। श्री राम सागर नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें पानी है। वो पानी अगर रिलीज करेंगे तो उनका सूखा था, तो उसको क्रॉप को बचाने के लिए पानी पूछ रहे थे। तो कई लोगों को अरेस्ट किए, जेल में जाके मिलना था, उनसे बात करने का था, तो उनको मदद इकट्ठा करने का था। तो रास्ते में रोके तो पूछे पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए? तो मैं पूछा क्यों, आप 144 सेक्शन के खिलाफ जा रहे आप? मैं बोला 144 सेक्शन तो 4 लोग इकट्ठा होंगे पब्लिक प्लेसेस में तो अरेस्ट करना है। मैं तो कार में हूँ, मैं ड्राइवर और साथी एक और आदमी है, 3 लोग रहना तो किसी हाल 144 के खिलाफ तो नहीं है। आप ऐसा रोक नहीं सकते। अगर अरेस्ट करना है तो बहुत सारे लोग, 4 से ज्यादा आदमी जा रहे, तो सब लोगों को अरेस्ट करना पड़ता बोल के बोला मैं। तो पुलिस लोग हंसने लगे, हंसकर फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए, सब आप हमें अरेस्ट करने के लिए आप आइए ना, क्यों आप रोकते हैं हमें? तो आखिर में उन लोग मेरे को रिक्वेस्ट किए ऊपर से अंदर है साहब, आपको अंदर ले जाने का है। तो मैं भी, बेचारे वो लोग क्या, बिल्कुल उनके ऊपर दबाव था। तो ये ऐसे तरीके से अरेस्ट करते हैं, उसको समझाने के लिए मैं ये बात बोला। अब दूसरी बात यह है कि 4-5-6 केसेस है। एक हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के पास गए थे एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। वहां जाने के लिए जाना ही हमारा एक गलती था, तो उसको गैर कानूनी समझकर उनके हमारे ऊपर एक केस लगाए। हम सब लोग मिलकर धरना चौक को खुलवाना चाह रहे थे, एक प्रोसेशन निकाले,
तो वो प्रोसेशन निकालने के वही एक वजह था। हमारे ऊपर एक और केस भी लगाए थे। तो क्रिमिनल ये कोई एक्ट नहीं था। हम यही इतना ही चाह रहा था कि एक धरना करने के लिए एक जगह होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन देना। ये गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो ये गैर कानूनी काम दिखा के सरकार ने हम सब लोगों को अरेस्ट किए। बिल्कुल, आमतौर पर ये पॉलिटिकली भी चल रहा जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और कोदंडराम साहब जैसी हस्ती के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आम लोगों की जो चिंताएं है सर विकास को लेकर के, तो अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें कौन सा बड़ा मुद्दा होगा जिसके चलते सरकार को परेशानी हो सकती है? एक जो है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सही वक्त पे कोई इसका तनख्वाह नहीं देते। वो एक ही बात नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस किए लेकिन पैसा नहीं होने के वजह से उसका अमल नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, बेरोजगार तो 4 गुना बढ़ गए। 2014 में कुछ 2-3% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वो आज बढ़कर कुछ 18% हो गया। कुछ खासकर जो पढ़े लिखे लोगों में तो बेरोजगार बहुत है, बहुत बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत काफ़ी ज़्यादा है। हर 3 लोगों में से 2 लोग अनएम्प्लॉयड है। तो वो लोग को नौकरी दिलाना, कुछ काम दिखाना, कुछ उनके लिए तो कुछ तो भी कुछ काम मिलना, ये सब जरूरी है। मेरे ख्याल में सरकार को ये इश्यू को के ऊपर बहुत नाराज है लोग, खासकर युवा लोग तो बहुत ही नाराज है, स्टूडेंट्स बहुत ही नाराज है। तीसरा जो है, सरकार की जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, गरीब किसान को कोई फायदा नहीं करते। गरीब किसान के लिए जो रैतु बंधु मिलते हैं पैसा, जिसके पास जमीन ज्यादा है, अगर वो ज़रायत करे या ना करे, उनको पैसा मिलता। कई जगह ऐसा है वो प्लांट बना दिए, फिर भी वो एग्रीकल्चर लैंड के नात करके उनको पैसा भी रैतु बंधु पैसा दे। रैतु बंधु एक हर एकड़ को एक इन्वेस्टमेंट की एक सरकार के तरफ कुछ मदद है, अच्छा स्कीम है। लेकिन जो जिसके पास ज्यादा जमीन है, जो कुछ एग्रीकल्चर करता ही नहीं, उनको क्यों ये पैसा देना, ये एक बात है। दूसरा जो गरीब है उनके लिए तो ये बस नहीं होता, उनको इसके साथ साथ एक लोन सरकारी बैंक से दिलाना जरूरी है, एक अच्छा उसको दाम मिलना जरूरी है। उनका जिंदगी तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से और ज्यादा मदद मिलना है। तो अभी ये गरीब किसान ये ज़रायत करना, खेती बाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो उन लोगों को मदद देना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे कई काम ऐसे है। इतना दारू तो सरकार बेचने लगे उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। 3000 करोड़ से आज 32,000 करोड़ बना दिए उनका रेवेन्यू, ये दारू बेचकर बना रहे। एक्साइज इनकम और सरकार का है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग आज पीवट बन गए। तो उनकी एक बहुत ही सब लोग चिंतित है, खासकर महिला लोग। तो ये एक मुद्दा भी काफी सीरियस इश्यू है। ड्रग्स तो बहुत फैल गए ये स्टेट में, ये सरकार आने के बाद। मेरे ख्याल में ये सारे इश्यूज है, खासकर सबके इस सब चीजों के से और भी अहम मुद्दा है ये जमहूरियत का। सरकार चलाना है तो सब लोगों से बातचीत होना, संपर्क में रहना, सब लोगों को मिलने का मौका देना, अपनी जो तकलीफ है सरकार को बताने की एक अवसर बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये माहौल नहीं है। ये इश्यूज मेरे ख्याल में अभी ये सारी सवालात अभी इलेक्शंस में उभर कर आएंगे। इसके ऊपर बहस होगा, जरूर लोग भी पूछेंगे जो एमएलए कैंपेन में जाएंगे। अगर केसीआर जाएंगे तो उनको भी पूछेंगे लोग। बिल्कुल सर, इलेक्शन के लिहाज से बात करें तो जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर जो सरकार के विरोध में है, वो आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। और जब भी सरकार के खिलाफ अगर कोई कैंपेनिंग होता है तो पार्टी जनरली अलायंस करती हैं ताकि शक्ति और मजबूत हो सके। अलायंस के लिहाज से आपको क्या लगता है, केसीआर के खिलाफ किस तरह का गठबंधन हो सकता है पार्टीज के बीच?
कोशिश तो है, लेकिन अभी ऐसा कोई गठबंधन नहीं बना। उम्मीद था हम सब लोगों को एक बीजेपी भी कुछ करेंगे इस सरकार के ऊपर, यहाँ जो करप्शन है उसके ऊपर काबू रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अब समझने लगा ये दोनों एक साथ जुड़कर है, तो अभी मिल बच के कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, बाकी जो है बहुजन समाज पार्टी जैसा छोटा मोटा पार्टीज भी है, हमारा भी है उसमें, बिल्कुल वो सब मिलकर इफेक्टिव हो सकते हैं। काम करना तो जरूरी है। अब बातचीत तो हो रहा है, लेकिन अभी कोई नतीजा तो नहीं निकला। उम्मीद है जल्द से जल्द, कोशिश जारी रखेंगे, उम्मीद है कुछ जल्द से जल्द फायदा इसका मिलेगा। जी सर, तेलंगाना आंदोलन वाकई एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है, उसमें कई किस्से रहे हैं, आपके मुंह से लोग जानना चाहेंगे कोई ऐसा इमोशनल वाकया, कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना जो बता सके उस जमाने की, जब आप संघर्ष कर रहे थे अलग राज्य की स्थापना को लेकर के। बहुत सारे ऐसे बात है, तो हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं था लोगों में, जब तक ये मार्च 10 2011 में हमारा मिलियन मार्च प्रोग्राम था। उस संगठन के, उस आंदोलन के बाद हमारे ऊपर लोग भरोसा रखने लगे, हमारा ऊपर थोड़ा विश्वास भी बन गया था, तब तक तो नहीं था। जी, ये तो परिस्थितियां, लेकिन कोई ऐसी घटना रही हो जो वाकई इमोशनल। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक वहाँ कुछ अभी श्री राम नवमी को लेकर के वहाँ हर जगह कल्याण होता है, राम और सीता कल्याण करते हैं, तो उस घर में भी एक ऐसा ही इवेंट हो रहा था। तो मेरे को वो लोग आके, मैं वही रास्ते से आगे एक मंदिर में जा रहा था, तो राम मंदिर, तो वहाँ रोके मेरे को, वहाँ यहाँ हमारा घर पे भी आइए, तेरे प्रसाद लेकर जाना, तो मैं रोका घर के अंदर जा रहा था, तो वहाँ डोल मारने वाले एक बहुत ही गरीब आदमी, तो उनका कपड़ा टूटा था, चप्पल भी टूटा था, एक पिन लगाकर चला रहे थे, तो उन्हें मेरे को ऐसा हाथ पकड़कर रोक के बोले, कई लोग पैसा रखेंगे, आप होशियार रहना, जी बिल्कुल, बिकना नहीं आप, ये बात बोल रहा था। तो सब लोग एकदम परेशान हो गया, ऐसा बात है, इनसे क्यों बोल रहा बोल के। मैंने बोला ये रोकिए मत उनको, वो बात जो समझा रहे मेरे को समझ में आया जी। तो हर आदमी बिकता है, तो इसी वजह से कभी कभी आंदोलन रुक जाते हैं, फेल होता है, तो उनका बात मेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल, एक गरीब आदमी भी एक बहुत अहम बात कह के चला गया, और उसी से रिलेटेड एक सवाल है सर, अगर तेलंगाना आंदोलन के बाद तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई, तो सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ तो केसीआर उनके परिवार को हुआ, ये लोग कहते हैं, हम तो खुद नहीं कह सकते, आपके हिसाब से किन शब्दों में कहेंगे आप इस चीज को? तो ये काफी वास्तव परिस्थिति है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। गरीब लोगों को जितना फायदा मिलना था उतना नहीं मिला, उनको पेंशन मिल रहा, चावल दे रहे रेशन कार्ड के ऊपर, और साथ साथ में एक जो बिजली का सप्लाई है वो अभी स्थिति तो काफ़ी अच्छा है, इससे पहले हमेशा पावर कट्स होता था, अभी नहीं हो रहा है, तो ये हुआ, लेकिन ये बस नहीं है। उसका जिंदगी एक आदमी इज्जत से जीने के लिए सरकार और कुछ कर सकते हैं, वो काम सरकार ने नहीं किया। जितना सरकार के हाथ में था, जितना करना था गरीब आदमी के लिए, वो काम ये सरकार ने नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी परिवार जितना जो रेती हो, रिसोर्सेज जो भी हो सरकार की, सारी समाज की, इससे आप उठाए का फायदा उठाए। आपने पैसा कमाए, जमीन भी बना दिए, लेकिन गरीब आदमी इज्जत से जीने के लिए आप जो करना था वो नहीं किए। कम से कम ऑफिस में जब लोग जाते हैं उनका काम तो होना चाहिए, लेकिन ऑफिस में काम करवाना तो अभी बहुत मुश्किल बात बन गई। तो ये मेरे ख्याल में ये स्थिति को, ये थोड़ा माहौल आम आदमी के लिए सही नहीं है। तो हम आम आदमी के खिलाफ जो सरकार ने उनका पॉलिसी से उनको रोकना चाहते हैं, आम आदमी के फायदे के लिए हम जो करना है वो जरूर करेंगे, वो हमारा एक फर्ज है, क्योंकि हम तेलंगाना के लिए लड़े। तो तेलंगाना की आवाम की जो प्रॉब्लम्स है, जो मसाइल है, उनके बारे में
अभी उठना, काम करना, बोलना हमारा जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी को निभाएंगे हम जरूर। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल कि तेलंगाना में इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, सरकार बदलेगी, किस तरह की सरकार की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस बार? एंटी इनकम्बेंसी तो है, काफी लोग नाराज है सरकार से, इसके खिलाफ वोट करना चाह रहे थे, चाह रहा अभी भी, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में इसको एक रियलिटी अगर बनाना है तो मिलकर बहुत कुछ काम करना पड़ता, हर घर जाना, हर आदमी से मिलना, हर आदमी से ये बात बताना जरूरी है। तो कि ये सरकार को अगर नहीं बदलेंगे तो और भी मुश्किल आ जाएंगे आने वाले दिनों में, तो ये बात हर आदमी को समझाना अभी जरूरी है। ये काम कोई ट्रेडिशनल इलेक्शन सिस्टम से नहीं होता, तो इसीलिए सब लोग मिलना जरूरी है। सब लोग मिलकर अगर एक गांव की स्तर पर एक अच्छा, हर बस्ती में अगर एक अच्छा कैंपेन चलाएंगे, जरूर ये सरकार हार जाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये सरकार, ये काम होगा जरूर, लेकिन उसको हासिल करने के लिए, हमारा जो मकसद हासिल करने के लिए काफी कुछ काम करने का है, वो काम करना अभी बाकी है काफी कुछ। बिल्कुल। तो बेहद ईमानदार और संघर्षशील नेता के तौर पर प्रोफेसर कोदंडराम की छवि है और उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि जिस तरीके से तेलंगाना में राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस हिसाब से लोगों का भरोसा कम से कम केसीआर सरकार के ऊपर उठा है। उम्मीद उन्होंने जताई कि इस बार बदलाव होगा सत्ता में। आने वाली परिस्थितियां कैसी होगी ये अंतिम तौर पर आम जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए।